तो देखो बच्चों, हमने बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पढ़ लिया है ना। अब बेसिकली जो फिजिक्स है वो स्टार्ट हो रही है मेनली, है ना। मतलब यहाँ से अब फिजिक्स स्टार्ट होती है और फिजिक्स का सबसे बड़ा जो ब्रांच है वो स्टार्ट होने वाला है। वो ब्रांच कौन सा है बच्चों? इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब ये काफी समय तक चलेगा, है ना। तो काफी बड़ा ब्रांच है मैकेनिक्स, काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इससे बहुत सवाल आते हैं हर जगह पर, है ना। तो इसको अच्छे से समझना है, और अगर ये नहीं बनेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं ना। तो मैकेनिक्स ब्रांच हम चालू करने वाले हैं। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है बच्चों, बेसिकली ये स्टडी ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का। वो भी हम दो तरीकों से स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। यानी कि ये जो मैकेनिक्स है ये बेसिकली आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मैकेनिक्स का पार्ट जो है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। और दूसरा पार्ट है वो है डायनेमिक्स। डायनामिक्स एक्चुअली में जो काइनेमेटिक्स है उसमें बच्चों आप करोगे क्या कि इसमें जो स्टडी करना है वो स्टडी ऑफ इफेक्ट्स करना है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स मतलब किसी चीज की अगर कोई वेलोसिटी है तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वो कैसे चेंज करेगी, क्या एक्सेलरेशन होगा। ये सब जो स्टडी करते हैं इफेक्ट्स की स्टडी, मतलब मोशन हो चुका है और उसमें जो जो इफेक्ट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, या फिर आपकी वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, या फिर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, तो सारी स्टडी ऑफ इफेक्ट्स होता है, तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। लेकिन ये मोशन हुआ क्यों, ये स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, यानी कि इसका कॉज क्या है। जब आप कॉज की स्टडी करना चालू करते हो, जैसे कि बाद में आपको बताया जाएगा, इसका कॉज फोर्स होता है। जब तक आप फोर्स लगाओगे नहीं तब तक मोशन होगा नहीं। या कोई चीज मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता जाएगा, है ना। तो उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। कॉज को जब हैंडल करने लगते हैं मतलब ये इफेक्ट्स तो होंगे ही, और कॉज भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब फोर्सेस की बात भी उसमें होगी। तो कॉज प्लस इफेक्ट्स जब आप पढ़ना चालू करोगे तो उसी को आप क्या बोलोगे बच्चों, डायनेमिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिक्स को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में अभी हम सिर्फ उसके जो भी मोशन हो रहा है उसके इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और जब इसका कारण इंक्लूड हो जाएगा, कॉज इंक्लूड हो जाएगा, तो उसी को हम डायनेमिक्स बोलेंगे, है ना। तो वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब चालू करेंगे तो वहां से डायनेमिक्स की स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। अभी काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, फिर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है बच्चों में, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो वन बाई वन हम कर इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हम, या आप कह लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड चैप्टर है जहां से स्टार्ट होता है, वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। अब देखो बच्चों, आपने मोशन इन वन डायमेंशन जब हमें पढ़ना है, तो ये मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो वाला डायमेंशन नहीं है जो हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ के आए। मैंने आपको बताया कई बार इंग्लिश में एक जैसे शब्दों के कई मतलब होते हैं ना। वहां पे डायमेंशंस का मतलब था कि किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करें। यहाँ ये डायमेंशन का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे ये डायमेंशन स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर वन डायमेंशन है तो एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको वन डायमेंशन बोलेंगे। अगर प्लेन में होता है एक्स वाई प्लेन में तो वो टू डायमेंशन हो जाएगा। और जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं एक्स वाई और जेड, तो वो हवा में जो मोशन होता है उसको थ्री डायमेंशन बोलते हैं, है ना बच्चों। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वन डायमेंशन, उसके बाद टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का भी हम मोशन देखेंगे। पहले हम वन डायमेंशन पढ़ेंगे, है ना। तो यही थर्ड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, तो मोशन इन वन डायमेंशन, या इसी को आप बोल सकते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन को ही बोला जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा 10th में, तो उसको बोला होगा कि रेक्टिलिनियर पाथ लेता है। रे, कोई भी रे होती है वो रेक्टिलिनियर पाथ लेती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है ना। तो ये
सब एक ही बातें हैं, चाहे आप मोशन इन वन डायमेंशन बोले, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोले, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन बोले, इनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा बच्चों, अब ये मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। यानी कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई कोई बॉडी कैसी है बच्चों, मोशन में है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअली में यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एक्चुअली में जो रेस्ट और मोशन जो वर्ड है, ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। मतलब आप कोई भी चीज देखोगे तो वो हमेशा मोशन में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रिलेटिव टर्म है, मतलब इस बात पे डिपेंड करता है किसी चीज का रेस्ट पे होना या मोशन में होना कि भाई वो कहां पर, कहां से देखा जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि यहां पर बच्चों इस तरीके से एक ट्रेन जा रहा है, इस तरीके से ट्रेन जा रहा है, ट्रेन मतलब ट्रेन जा रही है ऐसे, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये बच्चों ट्रेन है। ये जो ट्रेन है ये लेफ्ट सपोज अपन कोई स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है। अब ट्रेन में मान लीजिए कि यहाँ पे डब्बे होंगे ट्रेन में बहुत सारे, तो यहाँ पे डब्बे में ऐसे मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए हैं और एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है जो इन दोनों आदमियों को देख रहा है। जो ग्राउंड पे खड़ा है बच्चों उसका नाम ए है, जो ट्रेन में बैठा है एक का नाम सी है, और तीसरा जो आदमी है उसका नाम सी है, तो ए बी सी। अब आप सोचे कि आप क्या बोलते हो, अब बी रेस्ट में है कि मोशन में है? क्या ये पक्का बोल सकते हो? मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पे है क्या बी, कि मोशन में एब्सोल्यूट? क्या ये बी हमेशा मोशन में है, क्या ये हमेशा रेस्ट पे है? ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि बी को अगर आप सी के नजरिए से देखें, मतलब बी का मोशन अगर सी के रेस्पेक्ट में एनालाइज करें, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बी रेस्ट पे दिखाई देगा। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में बैठा हुआ सामने वाला जो इंसान है वो आपको रेस्ट पे दिखाई देता है, वो चलता हुआ थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो ग्राउंड वाला आदमी है या फिर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको तो बी चलता हुआ दिखाई देगा, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। जबकि ए के लिए ये बी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है क्योंकि ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। लेकिन सी के लिए यही बी कैसा हो गया बच्चों, रेस्ट पे हो गया है। मतलब उसको ये चलता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्रेन क्योंकि चल रही है तो बी भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किसके फ्रेम में बच्चों, ग्राउंड के फ्रेम में। तो सी भी उसके लिए ग्राउंड के फ्रेम में 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बट सी के लिए बी नहीं चल रहा है, सी के लिए बी रेस्ट पर है। यानी आप बी के बारे में अगर सोचें तो यही बी वाला आदमी ए के नजरिए से कैसा है बच्चों, मोशन में है क्योंकि ये मूव कर रहा है। और सी के लिए यही व्यक्ति बी कैसा है बच्चों, रेस्ट पर है। आप इसको और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप इसमें बेसिकली जिस पॉइंट से हम देखते हैं उसको टेक्निकल टर्म में रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। जैसे हम ए के रेफरेंस फ्रेम से देखें, अगर ए के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे अटैच कर दो ए के फ्रेम से, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो आप ध्यान से देखो, अगर किसी टाइम पे बी ऐसा था तो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो ये जो ट्रेन है आगे चली गई होगी तो बी भी कहां आ गया होगा बच्चों, आगे हो गया होगा। यानी पहले ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये थी और कुछ समय के बाद ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये हो गई, मतलब बी की पोजीशन ए के फ्रेम में चेंज हो गई। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बी ए के लिए कैसा है बच्चों, मोशन में। जबकि आप सी के नजरिए से देखें, सी के फ्रेम में देखें जरा, जब आप सी के फ्रेम में चले जाओगे तो सी के रेफरेंस फ्रेम में हो क्या रहा है कि इसकी कुछ पोजीशन है आर, लेकिन ट्रेन के साथ साथ सी भी तो आगे चला गया, तो सी तो यहां पे आ गया ट्रेन के साथ, तो रेफरेंस फ्रेम भी उसके साथ मूव कर रहा है। और अभी भी इससे दूरी जो है बच्चों, कौन से ऑब्जेक्ट की, बी की, सी के रेस्पेक्ट में, वो अभी भी आर है। मतलब सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ए के रेस्पेक्ट में हो रही थी। तो इसलिए सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो सी के रेस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, रेस्ट पर। यानी किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उस रेफरेंस के लिए वो मोशन कहलाएगा, वो मोशन में होगा। मतलब रिलेटिव टर्म है मोशन, या रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म है। जैसे बी सी के लिए रेस्ट पे तब है जब उसकी पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम से चेंज नहीं हो रही है। लेकिन वही रेफरेंस फ्रेम अगर आप बदल दोगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल दोगे, तो वही बॉडी का रेस्ट मोशन में चेंज हो जाता है। यानी कोई चीज हमेशा के लिए रेस्ट पर है या हमेशा के लिए मोशन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। मेन बात ये है समझने वाली। जो मोशन और रेस्ट वाले टर्म है ये रिलेटिव टर्म है, यानी ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, किस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देख रहे हो। एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखने पर ये हो सकता है कि वो आपको रेस्ट पे दिखाई दे, बट दूसरे किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखने पर ये भी हो सकता है कि वो मोशन में दिखाई दे, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मोशन वर्ड है या रेस्ट वर्ड है ये रिलेटिव टर्म्स है एंड डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम टू रेफरेंस फ्रेम डिपेंड करते हैं। रेफरेंस फ्रेम बदलने से मोशन की स्थिति बदल जाती है या रेस्ट की स्थिति बदल जाती है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैंने यहाँ बताए हैं। इनको मैं वन बाई वन करके यहाँ पे नीचे लिखता जाता हूँ, आप भी उसको कॉपी में साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। तो जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि एब्सोल्यूट 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 रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन हैज नो मीनिंग, हैज नो मीनिंग। मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जैसी, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। रेस्ट और मोशन जो है इट इज दे आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर, एक्चुअली एक्चुअली रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर relative terms, rest and motion are relative terms, relative terms, that is it depends, that is it depends on the point of observation, on the point of observation, point of observation which is known as reference frame, उसी को reference frame कहा जाता है, which is known as reference frame। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना समय के साथ पोजीशन चेंज करे, तो उस रेफरेंस फ्रेम में वो पर्टिकुलर बॉडी मोशन में है, और किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है तो उस रेफरेंस फ्रेम में वो बॉडी रेस्ट पर है। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी यहाँ से बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी when a body when a body changes when a body changes its position, when a body changes its position with respect to time, with respect to time in a particular reference frame, in a particular reference frame, in a particular reference frame, then the body is said to be in motion, said to be in motion in that frame only, in that frame only। ठीक है बच्चों। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि रेस्ट की क्या डेफिनेशन है ना। तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to time in a particular reference frame, then the body is said to be in
said to be in rest in that frame only, in that frame only, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो क्लियर होगा। एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। मोशन और जो रेस्ट के टर्म्स है वो रिलेटिव होते हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे। ये जो मोशन चैप्टर पढ़ना है, उस मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, है ना, कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। तो आप ऐसे हेडिंग डाल लो, टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, है ना। तो मोशन से जो टर्म्स रिलेटेड हैं वो हम सीख लेते हैं, फिर हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पे आएंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म है उसको बोला जाता है पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या है ना। अब जैसे अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं। बाकी आप पोजीशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में निकालना सीख चुके हैं, जो आपने वेक्टर पढ़ा है। मतलब वेक्टर वाले लेक्चर में हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा था, तो वो 2 और 3 डायमेंशन में। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी पार्टिकल है ना, तो पोजीशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके से लाइन है जिस लाइन पर पार्टिकल मौजूद हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पर। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मान लो कि जो रेफरेंस पॉइंट चूज किया वो जीरो वाला पॉइंट है, जीरो वाला। तो आपको पता है नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन आप यहाँ पे बना ले, तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, ये -1 यूनिट हो गया, ये -2 यूनिट हो गया, ये -3 यूनिट हो गया, है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो पार्टिकल है बच्चों। एक आपका पार्टिकल है, लेट सपोज ए, ये ए पार्टिकल है ना, यहाँ पर है। और दूसरा जो पार्टिकल है बच्चों, वो है लेट सपोज बी यहाँ पर प्लेस्ड है। तो अगर मेरा रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट, मैंने किसको माना है भाई, मैं किसके नजरिए से देख रहा हूं, जो आदमी ओ पे खड़ा है, मतलब ओ के नजरिए से देख रहा हूं, जीरो वाले के नजरिए से देख रहा हूं, इस पॉइंट के नजरिए से देख रहा हूं। तो रेफरेंस फ्रेम अभी हमने किसको माना है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट किसको माना, जीरो को। तो अगर जीरो के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, तो आप ए की पोजीशन क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे बच्चों ए की पोजीशन है 1 2 3, मतलब जीरो से कितने आगे है, कितने यूनिट्स राइट की तरफ है, तो 1 2 3। इसलिए आप पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या बोल दोगे बच्चों, 3। अब क्योंकि राइट की तरफ है तो आप इसको बोलोगे +3, राइट की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, तो +3 हो गया। वैसे ही आप ध्यान से देखो तो आप बी की बात करें, बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ के फ्रेम में बी की पोजीशन, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, यहां पर 1 और ये 2, तो 2 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, जबकि ये राइट की तरफ था। तो अगर ए राइट की तरफ को आपने पॉजिटिव माना है, तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसलिए x इक्वल्स टू -2 लिखना पड़ेगा। अगर अब यहाँ पे आपने +2 लिख दिया, तो +2 का मतलब क्या होगा, दूसरा मतलब हो जाएगा कि वो 2 राइट की तरफ है। असलियत में राइट की तरफ थोड़ी ना, बी तो पीछे है बच्चों, लेफ्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। हालांकि ये वेक्टर में लिखना बड़ा आसान होता, अगर आप पोजीशन ऑफ ए लिखते तो यहाँ पे 3 i कैप लिख देते, और बी लिखते तो यहाँ पे -2 i कैप लिख देते। तो -i कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ, और +i का मतलब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। लेकिन जो वन डायमेंशन मोशन होता है बच्चों, उसमें दो ही डायरेक्शन होती हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट, या अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो या तो ऊपर या तो नीचे, या कोई इंक्लाइन लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो या तो आगे या तो पीछे, दो ही डायरेक्शन होती ना। इसलिए वेक्टर हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि +i और -i आएगा, मतलब राइट की डायरेक्शन अगर प्लस माना है तो लेफ्ट की डायरेक्शन माइनस आ गया, तो आई कैप लिखने की जबरदस्ती कोई जरूरत है नहीं। प्लस और माइनस साइन से हम समझ जाते हैं कि पार्टिकल कहाँ होगा, आगे होगा कि पीछे होगा। इसलिए बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर्स का यूज नहीं करते हम, क्योंकि एक ही लाइन में ना, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाता है और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया जाता है, इसलिए आई कैप और -i कैप लिखने की जरूरत नहीं है।
वेक्टर्स को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब बाद में हम जाएंगे 2 डायमेंशन में तो वहां प्लेन आएगा, तो 2 एक्सिस आ जाएंगी, तो फिर वहां पे 4 डायरेक्शन होंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, इस तरीके से। तो फिर वहां पे हमें वेक्टर्स आई जे के कैप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। खैर अभी हमारे साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई वेक्टर्स का बिना यूज किए भी डायरेक्शन समझ सकते हैं कि भाई प्लस साइन का मतलब, अगर आपने राइट साइड को प्लस माना है तो जो नेगेटिव साइन है उसका अपोजिट होगा, तो लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव साइन हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो पोजीशन है वो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है पोजीशन। और पोजीशन का मतलब क्या है कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम से किसी भी पॉइंट की लोकेशन की बात हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है ना बच्चों। ये ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में 3 यूनिट्स आगे था, इसलिए जो पोजीशन ऑफ ए है वो 3 यूनिट्स हो गया, और ओ से बी जो है वो पीछे लेफ्ट की तरफ है 2 यूनिट्स, तो -2 यूनिट्स पोजीशन हो गई किसकी बच्चों, ओ के फ्रेम में बी की, है ना। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है पोजीशन से रिलेटेड। अगर आप सोचो कि मैं ये रेफरेंस फ्रेम बदल दूं, तो देखो ये रेफरेंस फ्रेम अगर मैं 1 को ले लूं अब, यानी कि अब आपका ऑब्जर्वेशन 0 वाले पॉइंट से नहीं हो रहा है, अब आप ए और बी को ऑब्जर्व कर रहे हो 1 वाले पॉइंट से, मतलब मैंने रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दिया। अब रेफरेंस फ्रेम जो है वो 1 को लिया गया है, 1 को, मतलब 1 पे खड़े होके आप देख रहे हो कि ए की लोकेशन क्या है और बी की लोकेशन क्या है। तो देखो ए 1 वाले पॉइंट से कितने यूनिट्स आगे बच्चों, 2 यूनिट्स आगे है, इसलिए पॉजिटिव। तो अब जो ए की पोजीशन है वो +3 यूनिट्स नहीं रह गई, अब ये +2 यूनिट्स है, +2 यूनिट्स। जबकि आप लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट में बी तक पहुंचने के लिए 1 2 3 यूनिट्स चलना पड़ेगा। तो यानी कि बी की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम वी हैव टेकन पॉइंट 1, तो यहां से ये हो जाएगा -3 यूनिट्स। -3 क्यों बच्चों, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, क्या ए और बी की रियल लोकेशन चेंज हुई है क्या, चेंज नहीं हुई। रियल लोकेशन तो पहले जहां था अभी वही है, बट रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से उनकी पोजीशन चेंज हो गई। रियल लोकेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी पोजीशन जो है, ये टर्म जो है पोजीशन, ये भी रिलेटिव टर्म है। ये एक्चुअली में इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो पोजीशन टर्म भी कैसा टर्म है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। रियल लोकेशन भले ही चेंज ना हो, लेकिन रेफरेंस फ्रेम चेंज करोगे तो उस पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो पोजीशन जो है, इसलिए तो हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था वेक्टर में, है ना। आई होप ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा। तो पोजीशन के बारे में बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए पोजीशन के बारे में, तो पोजीशन हमें क्या बताता है बच्चों, द लोकेशन ऑफ एनी बॉडी, द लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल, लिख लो, द लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल with respect to a particular reference frame, with respect to a particular reference frame is called as position of particle, उसी को पोजीशन कहा जाता है ना, पार्टिकल। लेकिन दूसरी बात ये याद रखें कि पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म, पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो पोजीशन बच्चों कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म, है ना। दैट इज if we change reference frame, position of particle changes, but real location does not changes। रियल लोकेशन चेंज नहीं हुआ है उसका, बट क्या चेंज हो गया, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो गया, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन है ना, प्लस माइनस आ रहा है तो आगे पीछे की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये पोजीशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें पोजीशन वाले टर्म से रिलेटेड समझ में आई होंगी। तो ये पहला टर्म था पोजीशन के बारे में, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, वो है डिस्टेंस। एक्चुअली में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अंतर फर्क हमें पता होना चाहिए ना। तो डिस्टेंस है और दूसरा जो टर्म है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन समझते हैं, फिर एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स हम लिखते जाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लो आपके दो पॉइंट है कोई, ये बच्चों एक पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। अब ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप सोचो इस तरीके से जा सकते हो, या ऐसे सोचो इस तरीके से जा सकते हो, या फिर हो सकता है ऐसे जा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जाने के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, है ना। अब जो ये एक्चुअल पाथ लेंथ अगर आप कवर कर रहे हो, जो इसका जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ कवर कर लो, जो पाथ आपने गया है। जैसे फर्स्ट पाथ है, सेकंड पाथ है, थर्ड पाथ है, तो इसका एक्चुअल जो पाथ लेंथ है अगर वो आप निकाल लेते हो तो वो डिस्टेंस है जो असलियत में उस रास्ते पे आपने कवर किया है, पाथ कवर किया है, जितनी लेंथ कवर की है वो बच्चों डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये तो बच्चों ब्लू कलर की लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इससे कम दूरी तो हो नहीं सकती दो पॉइंट्स के बीच में। आपने पढ़ा होगा भाई मैथ्स में कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, कि उन दो पॉइंट्स को आपको किससे जोड़ देना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ए से बी जा रहे थे कि बी से ए जा रहे थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट जब आप ए से बी जा रहे थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, बी से ए आ रहे थे तो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी अटैच हो जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस, डिस्टेंस केवल आपको लेंथ मेजर करना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जिस पाथ पे आप चले थे उसमें आपने टोटल लेंथ पाथ की कितनी कवर की है ना। या फिर जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं बच्चों, है ना। तो टोटल पाथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस रास्ते से आप चलते हो ना उसको टेक्निकल टर्म में ट्रेजेक्ट्री भी बोला जाता है। बाद में चलकर इसके बारे में हम सीखेंगे जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आएंगे, तो वहां पे ट्रेजेक्ट्री शब्द यूज किया करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में खास करके। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब यही होता है जो आप पाथ में चल रहे हो। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ लेंथ है, मतलब जितना भी आपने ट्रेजेक्ट्री का टोटल लेंथ चला है जो एक्चुअल आपका पाथ था, उसी को बच्चों डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है ना। बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, आप कहां मूव कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और टोटल पाथ लेंथ जो कवर्ड है उसको बच्चों क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आया होगा। हालांकि मैं यहाँ पे दो चार पॉइंट्स, दो चार यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाता हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आपको और चीजें समझ में आएंगी। जैसे फर्स्ट केस, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है बच्चों, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है ना। और ये ए से बी पॉइंट की जो दूरी है बच्चों वो 20 मीटर्स है, 20 मीटर्स है, ऐसा मान लेते हैं हम, है ना। ए और बी पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर्स है। अब बच्चों यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है ना, ये अपना साइकिलिस्ट है। तो ये साइकिलिस्ट क्या करता है कि वो ए से बी जा रहा है, मतलब साइकिल चला रहा है, और फिर वो घूम के वापस भी आ सकता है, लेकिन ए से बी के स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है वो, है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। तो उसने क्या किया कि पहले वो साइकिलिस्ट जो है वो ए से बी डायरेक्टली चला गया, ए से बी डायरेक्टली चला गया, इस तरीके से, इस तरीके से ए से बी, मतलब ए पॉइंट से चलना चालू करता है और बी पे खत्म कर देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों इस केस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे,
तो ए से बी का जो टोटल पाथ लेंथ है वो स्ट्रेट लाइन में गया, तो टोटल पाथ लेंथ 20 मीटर है, तो डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचें आप, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट किसको मान ले, तो एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना बच्चों। तो ए वाले पॉइंट को आप रेफरेंस मान लो, ए के पॉइंट में हम डिस्प्लेसमेंट लिखें, तो हम कितना लिख सकते हैं ए के पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट? ए से बी जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हुआ, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, क्योंकि ए और बी को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेकंड केस में बताइए कि ये साइकिलिस्ट ए से गया, सेकंड केस में बी तक पहुंचा, फिर बी से उसने यू टर्न लिया और वापस ए तक आ गया, वापस ए तक आ गया, तो उसने ए से शुरू किया और खत्म भी कहां कर दिया बच्चों? ए पे ही खत्म कर दिया, ए से शुरू और ए पे ही खत्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया इस केस में, सेकंड केस में, तो आप बोलोगे सर 20 आगे गया बी तक और बी से वापस पीछे आया 20 मीटर्स और आया, तो टोटल पाथ उसने कवर किया 40 मीटर्स का, तो डिस्टेंस आपका 40 मीटर्स है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो ए और फाइनल पोजीशन भी है, आपका इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी है, दोनों कॉन्साइड कर गए। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों? जीरो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन तो कुछ भी नहीं होगी। वही सेम पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, वही सेम पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो किससे जोड़ोगे? स्ट्रेट लाइन से। वहां पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं आएगी। दोनों के बीच का जो दूरी है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0 मीटर्स। ठीक बच्चों। इसके बाद आप थर्ड केस में आ जाए, तो थर्ड केस में क्या किया कि साइकिलिस्ट जो है थर्ड केस में वो आगे गया आगे गया आगे गया, बी तक गया, बी से यू टर्न लेके आया, फिर पीछे आया, लेकिन पीछे ए पे रुक नहीं पाया, ए से 5 मीटर पीछे चला गया, मतलब 5 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर गया वो, और ए से पीछे चला गया, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, साइकिलिस्ट वापस ए पे रुक नहीं पाया, ए से वो पीछे आ गया, कितने पीछे आ गया? तो 5 मीटर पीछे आ गया। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बच्चों यहां पर होगा आपका कितना बच्चों? ये 20 मीटर आगे गया, फिर 20 मीटर पीछे आया और फिर 5 मीटर और आगे गया, तो टोटल 45 मीटर्स हो गया, है ना। जबकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे? देखो ये इनिशियल पॉइंट था ए, बी तो इधर है और ये सी मान लो, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए एंड सी है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ये कितनी है बच्चों? 5 मीटर। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट सर 5 मीटर है, लेकिन 5 मीटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नहीं, -5 मीटर लिखना चाहिए, क्योंकि आप देखो रेफरेंस पॉइंट से आगे डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हो कि रेफरेंस पॉइंट से पीछे नाप रहे हो? तो पीछे, पीछे। तो अगर राइट साइड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी थी तो पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा अब ये 5 मीटर, क्योंकि पीछे की तरफ गया है पार्टिकल, है ना। तो इस बात का ध्यान देना। इसलिए मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। और फिर जैसे फोर्थ केस अगर हम लें, वो साइकिलिस्ट कैसा गया बच्चों? यहां से बी तक गया, फिर बी से वो वापिस आ रहा था आ रहा था आ रहा था, और बी से कितनी दूरी पे रुक गया बच्चों? 8 मीटर की दूरी पे रुक गया। ये आपका फाइनल पॉइंट सी है और ये फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट ए है। तो अब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो भाई, कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी है? डिस्टेंस की वैल्यू है भाई 20 मीटर आगे और फिर 8 मीटर पीछे, तो टोटल 28 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे आप? भाई इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का स्ट्रेट लाइन, तो ये 20 -8, तो ये ए और सी के बीच का डायरेक्ट बचेगा कितना बच्चों? 20 -8 12 मीटर। अब क्योंकि राइट साइड है इसलिए +12 मीटर, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्टेंस है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों वो हमेशा
मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर दें तो जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर है। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखें, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, एक स्केलर है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का रोल नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो हम डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप देखो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो बराबर रहा है डिस्टेंस से या तो छोटा रहा है। आप कोई भी केस उठा के देख लो, अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात भी तय है। अभी हम लिखेंगे ये सारी चीजें आगे चलकर, है ना, अभी तो सिर्फ आप सुनते जाइए। और उसके बाद फिर हम ये बोलें कि भाई इक्वल कब होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, यहाँ पे जैसे ए से बी स्ट्रेट लाइन में चले और यू टर्न ना ले। क्या ना ले बच्चों, यू टर्न, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट मेकिंग यू टर्न, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्योंकि ध्यान से देखो जब जब उसने यू टर्न लिया है, टर्न मारा है, तब तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुआ है। वहां पे डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था मैग्नीट्यूड से। जब लेकिन यू टर्न नहीं लिया, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था और बिना यू टर्न दिए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर आया, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बच्चों, यहां से ये मैंने एनालिसिस करके निकाला डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के लिए आप चाहें तो एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, जो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है डेल्टा एक्स, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन था भाई, ए था, ए को हमने रेफरेंस फ्रेम माना था ना। तो इसके लिए बी, मतलब पहले के लिए बी जो है ये फाइनल पोजीशन है और ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है। तो ए वाला पोजीशन तो बच्चों रेफरेंस पे ही है, तो ए की पोजीशन को तो हम जीरो बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्स ए जो है वो जीरो है, तो फाइनल पोजीशन एक्स बी माइनस एक्स है। तो देखो बच्चों फाइनल पोजीशन एक्स बी, तो ये ए से राइट की तरफ था कितने मीटर, 20 मीटर, तो फाइनल पोजीशन प्लस 20 मीटर हुआ, माइनस इनिशियल पोजीशन ए पे जीरो था। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट आपका 20 आया, देखो यहाँ पे 20 भी एनालाइज किया था आपने। फिर अगर इस सिचुएशन में देखें तो आपका फाइनल पोजीशन भी ये है, इनिशियल पोजीशन भी ये है, तो जीरो माइनस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो आया। यहां पर आपका फाइनल पोजीशन सी है, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, ए है। तो सी देखो रेफरेंस पॉइंट से पीछे पीछे, तो पोजीशन सी की जो है वो -5 होगी। देखो हमने पहले पढ़े -5, और ए की पोजीशन ए पे ही रेफरेंस है तो जीरो, तो ये आ गया -5 मीटर। देखो यही आया था आंसर, यहां पे भी लगाओगे तो यही आएगा। यानी कि ये समझने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जब ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में होगा ना, तो यही चेंज इन पोजीशन जो है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये चेंज इन पोजीशन में आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना, वो वेक्टर में। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो वो वही चीज है। स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डायरेक्टली, है ना। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आया होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है कैसे, ये भी समझ में आया होगा। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात भी आपको बच्चों क्लियर होगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, दोनों में अंतर, नहीं तो बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं इन दोनों में, है ना। देखिए बच्चों, जो हमने पिछले पेज में डायग्राम के थ्रू समझा है, एग्जांपल्स के थ्रू समझा है, उस चीज को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, अच्छे से। तो जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रहे थे, सेकंड पॉइंट किसके लिए लिख रहे थे बच्चों, डिस्टेंस के लिए, है ना। तो डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने वहां पीछे बात की है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते जाते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा, डिस्टेंस की डेफिनेशन, द टोटल लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ
the total path length covered the total path length covered by a body between 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 2 points between 2 points is called as distance is called as डिस्टेंस, है ना बच्चों। फिर सेकंड चीज हमने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट डिस्टेंस के बारे में बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर्स। ये तो आपको पता ही है, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर्स होती है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट बोलूं आपसे, तो आप लोगों ने बच्चों अपने व्हीकल में, स्कूटी में या फिर कार में या फिर जो आपकी बाइक्स होती हैं उसमें आपने एक डिवाइस देखी होगी जिसको बोला जाता है ओडोमीटर, है ना बच्चों, ओडोमीटर। तो ये जो ओडोमीटर डिवाइस होती है, व्हीकल्स में लगी होती है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस मेजर करती है, डिस्टेंस मेजर करती है। आपने देखा होगा जैसे जो एनालॉग वाली बाइक होती है या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, या फिर डिजिटल वाला भी होता है, तो उसमें इस तरीके से एक वो रहता है जो किलोमीटर पर आवर बताता है। ये तो ऑडोमीटर नहीं है, ये स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर। आप कभी देखना नीचे एक रेक्टेंगल विंडो होती है, रेक्टेंगल विंडो इस तरीके से किसी भी उसमें, और ऐसे इसमें बीच बीच में इस तरीके से वो रहते हैं ब्लॉक्स, और ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है ये रेड कलर का होता है, और ये लगातार कंटिन्यूसली चलता जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते जाते हो तो इसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कभी भी आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो ये रीडिंग बताता है कि आपने टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया है ना। तो अगर आप उसमें एक सेटिंग भी होती है, तो अगर आप उसको सेट कर दो, उसको दबा दो उस बटन को, तो ये 0 पे सेट हो जाता है। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप बहुत आसानी से ओडोमीटर की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure which is used to measure बच्चों क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम ओडोमीटर भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टेंस से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद थर्ड जो हमारा टर्म है वो क्या है, उसके बारे में भी हमने अभी सीखा, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points between 2 points is called as displacement, है ना बच्चों। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, अगर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग कि एंड
its direction is from initial to final position, है ना। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीनों हो सकता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा जीरो और नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना बच्चों। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जो डिस्टेंस की यूनिट है वही बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी, है ना, मीटर्स। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी है जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या है, चेंज इन पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ बातें और बताई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कि जो आपका डिस्टेंस होता है बच्चों, पहली बात तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर और वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा है ऐसा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो डिस्टेंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जाए, है ना। डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। यही है ना बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा। कैसा लिखा गया, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के नीचे आ गया। अगर मैं डिस्टेंस के नीचे ले आऊं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, देखो बच्चों, तो यहां पे क्या बचेगा आप खुद बताएं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये जो सेकंड वाला ये रिलेशन जो है, ये कई बार डायरेक्टली पूछा है, सिर्फ ऑप्शन दिया होता है उसको टिक करके आना होता है। मतलब ऐसा पहले प्रीवियस में कई बार ऐसा पूछ चुका है एग्जाम्स में, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कब हो सकता है बच्चों। तो ये यहां पे लिख लो, ये तभी होगा when a body travels in a straight line, when a body travels in a straight line without making U-turn, मतलब स्ट्रेट लाइन में चले बट यू टर्न ना ले, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर उसने यू टर्न ले लिया, पलटी मार ली, तो फिर बराबर नहीं हो सकता। तो बिना पलटी मारे अगर वो चल रहा है और सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। तो अगर ऑलवेज इक्वल आ जाए तो फिर गलत है ये आंसर। इक्वल तभी है जब यू टर्न ना ले और स्ट्रेट लाइन में चले। लेकिन अगर ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर को भी आपको हमेशा याद रखना है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या किया करें कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया करो, और उस स्ट्रेट लाइन से जोड़कर जो आपको उस लेंथ का, उस स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट लेना है वो आप लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाया करेगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक टर्म्स
जो मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ में आए होंगे। अब इसके बाद और बचे हैं वो भी हम करते हैं। बच्चों टर्म्स रिलेटेड टू मोशन में हम पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन तीनों को समझ चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर भी देख चुके हैं ना। तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पे देखें बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, पहला ऐसा कोई सच क्वेश्चन नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये ऐसी कॉमन सेंस का सवाल है। तो देखते हैं आप लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो आप आंसर बताइएगा इसका। सिंपल सा सवाल है, कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। तो जैसे आपसे बोला जाए कि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, या ऐसा मान लो कि अपना एक फ्रेंड है, यहाँ पर वही अपना फ्रेंड है चिंटू, है ना। ये बार बार हमारा ये दोस्त काम आता है एग्जाम्पल्स लेते समय, है ना। तो चिंटू है, चिंटू यहाँ पे खड़ा है। अब चिंटू क्या है, एक खेल खेल रहा है, और कुछ दूरी पर, चिंटू से कुछ दूरी पर ये रोड है, तो चिंटू से कुछ दूरी पर यहाँ पे बच्चों इस तरीके से एक नाली है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो है, यहाँ पे नाली स्टार्ट हो गई, और ये नाली जो है ये ओपन है। ठीक, तो हुआ क्या है कि चिंटू खेल खेल रहा है, चिंटू से जो ये नाली है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है चिंटू की, है ना, किसी दूसरे दोस्त ने, और खेल खेल रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से नाली जो है बच्चों वो आपका 13 मीटर्स की दूरी पर है, 13 मीटर्स की दूरी पर है मान लीजिए, है ना। चिंटू से जो नाली है वो 13 मीटर्स की दूरी पर है। तो अब करता क्या है, खेल क्या है कि भाई चिंटू कर क्या रहा है कि 5 मीटर वो आगे चलता है और 3 मीटर पीछे आ जाता है ना। अब पहली बात तो ये मान के चलना है कि 1 स्टेप ऑफ चिंटू, जो चिंटू एक स्टेप लेता है, 1 स्टेप ऑफ चिंटू मतलब एक कदम चलता है जो, तो 1 स्टेप ऑफ चिंटू इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो चिंटू का एक स्टेप जो है वो 1 मीटर के बराबर है, मतलब जो चिंटू एक स्टेप लेता है, एक कदम लेता है, वो 1 मीटर की लेंथ का लेता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड he takes 5 steps, पहले वो आगे जाता है 5 स्टेप, देन बैकवर्ड he takes 3 steps, और पीछे वो 3 स्टेप आता है। और ये बोला गया है he take 1 step इन 1 सेकेंड, मतलब उसको एक स्टेप लेने में 1 सेकेंड लगता है ना। तो सिचुएशन क्या है कि चिंटू है, चिंटू की आंख पे पट्टी बांध दी गई है, और चिंटू एक स्टेप जो लेता है वो 1 मीटर का होता है, उससे 13 मीटर दूरी एक नाली बनी हुई है ना। तो वहां पर वो क्या करता है कि फॉरवर्ड, पहले वो आगे चलता है 5 स्टेप, और फिर वो पीछे आता है 3 स्टेप, फिर आगे चलता है 5 स्टेप, फिर पीछे आता है 3 स्टेप, फिर आगे चलता है 5 स्टेप, फिर आता है 3 स्टेप, और 1 सेकंड में 1 स्टेप चलता है। एक स्टेप के लिए उसने 1 सेकंड का टाइम लेता है वो, है ना। तो आपसे ये बताना है कि कितने टाइम के बाद वो नाली में गिर जाएगा, कितना टाइम लगेगा कि वो फिर नाली में फॉल कर जाएगा, है ना। तो आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम ही फेल इन नाली। तो बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखो बच्चों, इसका क्या आंसर है वो निकालते हैं हम। सबसे पहले तो आप बिल्कुल इस तरीके से सोच सकते हो कि वो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आता है, और एक स्टेप में वो 1 सेकंड लेता है। तो देखो पहले वो 5 स्टेप आगे गया, मतलब 5 मीटर्स आगे गया, और 5 मीटर्स आगे आने के बाद वो कितने मीटर पीछे आता है बच्चों, 3 मीटर पीछे आता है, 3 स्टेप पीछे आता है ना। तो 5 आगे गया बट वो 3 पीछे आ गया। तो एक्चुअली में उसने कवर कितना किया, ये तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने 2 मीटर कवर किया। भाई एक बार वो 5 तक आगे गया और 3 वापिस पीछे आ गया, तो असलियत में उसने कितने मीटर
एग्जैक्टली वो आगे जाके पीछे जब आया एक बार, तो उसने एक्चुअल में कितना आगे पहुंचा है, वो 2 मीटर आगे पहुंचा है ना, क्योंकि 5 आगे गया और 3 पीछे आया, तो एक्चुअल में वो आगे कितना गया है इस पूरी सिचुएशन में, 2 मीटर। तो उसको टाइम कितना लग गया 2 मीटर में, 5 सेकंड आगे जाने में, 3 सेकंड पीछे आने में, तो टोटल टाइम लग गया उसको 8 सेकंड का। तो यहां तक 8 सेकंड का टाइम लग चुका है भाई, है ना। फिर उसके बाद जब वो 2 मीटर पे था, तो 2 मीटर से फिर से 5 मीटर आगे गया, तो 2 से 5 गया, तो मतलब यहाँ 7 तक आ गया, और फिर 3 पीछे आया, 3 पीछे आया बच्चों, 3 मीटर पीछे आया। तो देखो 2 से 5 मीटर आगे गया तो 7 मीटर्स, और फिर पीछे आया 3 मीटर, तो यहां से वो कितना आगे पहुंचा भाई, ये 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर्स हो गया, फिर वापिस वो 3 मीटर आया, तो अब ये 4 मीटर पे आ गया, 4 मीटर, 2 मीटर और आ गया क्या, तो ये 4 मीटर पे पहुंच गया। और 4 मीटर पे पहुंचने से फिर से इसने 5 सेकंड आगे जाने में, 3 सेकंड पीछे आने में, तो टोटल हो गया 8 सेकंड। तो पहले 8 सेकंड हो चुका था और 8 सेकंड, तो ये हो गया बच्चों 16 सेकंड, है ना। फिर क्या होगा, इसी तरीके से आप और देखें, फिर वो जब 4 मीटर्स पे था तो 4 मीटर आगे गया, 5 मीटर आगे गया, मतलब यहाँ पे 9 मीटर्स पर, और फिर वापस आया 3 मीटर, तो 2 मीटर और आगे आ गया, तो ये अब 2 के बाद 4 मीटर, 4 के बाद यहाँ पे 6 मीटर पे पहुंच गया, और 6 मीटर में फिर से 8 सेकंड लिया बच्चों। तो 6 मीटर में पहुंचने के लिए 8 सेकंड में कितना टाइम लगा उसको, पहले 8 और 8 16 सेकंड हो चुके थे, 8 सेकंड और लगे, तो यहाँ पर ये हो गए टोटल 24 सेकंड्स। अब 24 सेकंड्स पे वो 6 मीटर्स पर है, फिर 6 मीटर्स यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, तो 6 मीटर से वो आगे गया, कितना आगे गया बच्चों, 5 मीटर, तो 6 मीटर से 5 मीटर आगे गया, तो वो वहां पहुंच गया 11 मीटर पे, और फिर 3 मीटर वापस आया, तो अब ये 6 मीटर से कहाँ पहुंच गया बच्चों, 8 मीटर पे, और फिर से उसको 8 सेकंड लगे, तो 24 और प्लस 8, तो टोटल टाइम हो गया 32 सेकंड। फिर जब वो 8 मीटर पे है, तो 8 मीटर से फिर से आगे जाएगा, और 5 जाएगा तो 13 मीटर पे आएगा, और फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे बच्चों अब सोचो, ये जैसे ही आपका 8 मीटर से 5 मीटर और लेगा डिस्टेंस, तो 13 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस ही 13 मीटर थी ना नाली तक की, ये तो आपको मैंने बताया हुआ था, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो 13 मीटर्स था। तो ये 8 मीटर के बाद जैसे ही 5 मीटर आगे जाएगा, तो 13 मीटर पे पहुंच गया, तो यहां से फॉल हो जाएगा, वो कहाँ गिर जाएगा बच्चों, नाली पे गिर जाएगा, मतलब 13 मीटर तक पहुंच गया, 13 मीटर के बाद नाली है, तो नाली में तुरंत गिर जाएगा। तो 32 सेकंड लग चुके थे, अब इसको 13 मीटर तक जाने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़े, 8 से 13 जाने के लिए 5 स्टेप, तो 8 से 13 जाने के लिए 5 सेकंड और लग गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम जब वो नाली पे गिरा, तो 32 सेकंड हो चुके थे, 5 सेकंड और लग गए, तो टोटल हो गया 37 सेकंड्स। तो 37 सेकंड्स इज आवर आंसर। तो 37 सेकंड के बाद वो नाली में गिर जाएगा, कौन, अपना दोस्त चिंटू। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं थी, सिर्फ कॉमन सेंस था, वो अप्लाई करना था, तो आपसे आंसर बन जाता। तो देखो बच्चों, इस तरीके से सवाल करने होते हैं। तो कभी कभी फिजिक्स में कॉमन सेंस के सवाल आ जाते हैं, फिजिक्स कुछ नहीं था उसमें, लेकिन कुल मिला के आपको ये समझाना था कि फिजिक्स में कॉमन सेंस भी लगता है, ऐड होता है ना। तो दिमाग अपना खुला रखें और फिर पढ़ाई करें, तब मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप तो ये जानते ही हो कि डायरेक्शंस क्या होती हैं बच्चों, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो गई, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला डायरेक्शन बच्चों साउथ हो गया। अब मान लीजिए कि ओ पॉइंट से या इसको ए मान लो, ए से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ना, ये पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, वो पहले ए से बच्चों किस तरफ जाता है, वो जाता है बी तक, मतलब ईस्ट की तरफ जाता है, बी तरफ, और ये 5 मीटर्स चलता है। उसके बाद फिर वो टर्न लेता है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ चलता जाता है, और 4 मीटर्स बी से सी नॉर्थ की तरफ आता है। फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है और चलता जाता है, वेस्ट की तरफ चलता जाता है, और वेस्ट की तरफ चल जाता है वो कितना, 8 मीटर्स मान लो, ठीक। फिर वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है, ये डी हो गया, और साउथ से ई
मतलब इधर नीचे आता है, नीचे आता है। तो साउथ से नीचे आता है बच्चों कितना, वो लेट सपोज 8 मीटर्स, है ना। और ये फाइनल पॉइंट ई हो गया। तो ये इसका टोटल पाथ है, ए से बी से सी से डी, सी से डी से ई। इस तरीके से वो चलते चलते फाइनली ई पे पहुंच गया। तो आपको ये बताना है कि जब वो फाइनली ई पे पहुंचा है तो भाई उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है इस पूरे मोशन के दौरान। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड और फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम ए टू ई, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए बच्चों, आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो देखिए बच्चों, हालांकि ये सवाल तो बहुत आसान है, ऐसे सवाल आपने 9th में भी किए होंगे, बड़ा सिंपल सा है। टोटल डिस्टेंस चाहिए तो टोटल पाथ लेंथ कवर, आप क्या कर लो बच्चों, नाप लो। 5 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर हो गया, 9 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब जो आप डिस्टेंस निकालोगे वो सब ऐड कर लो। तो डिस्टेंस में जितना भी पाथ कवर किया है, 5 मीटर पहले चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 8 मीटर चला, फिर 8 मीटर चला, तो ये टोटल आ जाएगा आपका। तो 8 और 8 16 और 5 और 4 9, 16 और 9 25। तो डिस्टेंस आ जाएगा 25 मीटर्स। फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है ये। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, मैंने बताया हुआ ना आपको, इनिशियल से फाइनल। तो ये जो रेड कलर की लाइन है यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये निकालना है तो इसके लिए आप एक काम करो, ये डिस्टेंस निकाल लो और ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, तो ये तो ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, ये टोटल डिस्टेंस, ये ऊपर वाली लेंथ से पता चल रहा है ये 8 मीटर्स है, उसमें से 5 मीटर्स काट दो तो ये बचेगा 3 मीटर्स। और फिर से वैसे ही आप इधर से देखो तो ये टोटल 8 मीटर्स है और ये 4 मीटर्स है, तो 8 में से 4 काट दो तो ये बचेगा, तो ये कितना बचेगा 4 मीटर। तो अब आप तो पता चल ही गया है डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया बच्चों, देखो रूट ओवर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना डिस्प्लेसमेंट, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 16, रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो ए से ही भैया 5 मीटर है ना। अब एंगल निकालना तो एंगल भी निकाल लो, ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा लगा दो भाई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/5। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचें, जिसकी एक साइड 3 होती है, एक साइड 4 होती है और हाइपोटेन्यूज 5 होती है, उसमें जो छोटा एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, बड़ा एंगल 53 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 10 53 को 4 परपेंडिकुलर है और 3 बेस है, तो 10 53 लेना पड़ेगा, मतलब ये थीटा जो है बच्चों ये 53 डिग्री है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया डायरेक्शन के साथ, डिस्प्लेसमेंट है जो, उसको आप कितना लिख सकते हो बच्चों, 5 मीटर एंड 53 डिग्री। देखो ये 53 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ है, तो आप लिख सकते हो वेस्ट से साउथ की तरफ, है ना, तो साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। दिस इज अवर आंसर। डिस्टेंस भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, आसान था। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो ये एक्चुअली में 3D वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में वो चलता है बाई 4√2 मीटर्स, फिर वो टर्न करता है नॉर्थ की तरफ और ट्रेवल करता है 4√2 मीटर्स अगेन। आफ्टर दैट पार्टिकल फिर वो वर्टिकली अपवर्ड चलता है और 6 मीटर के लिए चलता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ड्यूरिंग द मोशन। तो यहाँ पे देखो बच्चों इस तरीके से थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, उससे आपको क्लियरली अंदाजा होगा एंगल वगैरह निकालने में भी। तो जैसे मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इस तरीके से ये बच्चों एक टेबल रखी हुई है ना, तो ऐसे आप समझ लो इस तरीके से एक टेबल रखी हुई है। तो इसमें आपको ये पता है ये जो टेबल है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो ये आपको जो डायरेक्शंस दिखाई दे रही हैं
ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन। और इस प्लेन से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है ना। तो इस पे हम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बन रहा है। तो ये पार्टिकल मान लो यहाँ से चलना चालू करता है, तो पहले तो वो ईस्ट जा रहा है, तो वो उसने ईस्ट गया। कितना गया बच्चों ईस्ट? 4√2 मीटर। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन है ना इधर, इसलिए फिर वो मुड़ गया नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जाता है वो, नॉर्थ की तरफ भी कितना जाता है बच्चों? 4√2 मीटर्स। और फिर वो अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जाता है, वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड कितना जाता है वो? 6 मीटर्स। ठीक बच्चों, अब यहां से देखो, तो ये आप ऐसा मान लो कि ए से चालू करता है, बी जाता है, सी जाता है और फिर फाइनली डी जाता है। तो ए से डी डायरेक्ट जुड़ने वाली लाइन जो ये होगी बच्चों, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए से डी जो है, उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। तो ये कैसे निकालेंगे? तो आप पहले तो ये देखो कि जो आपका टेबल का इंटरफेस है, वर्टिकल देख लेंगे हम। ये जो टेबल का इंटरफेस है, ये टेबल पे ये वाली लाइन जो डिस्प्लेसमेंट का टेबल पे प्रोजेक्शन है, ये रेड कलर की लाइन, ये कितना है? ये कितना है? तो ये तो 90 डिग्री पे है ना, नॉर्थ और ईस्ट वाले डायरेक्शन। तो ये आप निकाल सकते हो, ये 4√2, ये 4√2। तो ये हाइपोटेनिस हो गई। तो अगर आप AC निकालेंगे बच्चों, AC, तो AC कितना हो जाएगा देखो, 4√2 का स्क्वायर तो 16 इंटू 2 32 प्लस 32, तो ये √64 हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू 8 मीटर्स। तो ये वाली लाइन आ गई आपकी 8 मीटर्स। अब ये 8 मीटर्स है और ये वर्टिकली अपवर्ड, तो ये 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये ब्लू वाली लाइन जो AD, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर से पाइथागोरस लगा दो, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये ऐसा है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या बच्चों, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है AD हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो AD कितना हो जाएगा? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच विल बिकम √64 प्लस 36, विच विल बिकम √100, विच विल बिकम 10 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया AD का, विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब अगर आपसे टेबल से बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने एंगल पर है, टेबल से, टेबल की सरफेस से, टेबल वाले फ्रेम से, है ना, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है बना हुआ है, तो ये एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये थीटा भी निकाल सकते हैं अपन। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 6 मीटर अपॉन 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4। और tan थीटा 3/4 है, तो आपको वही 3 4 5 वाला ट्राइंगल देखना है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। तो इतने एंगल पर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस तरीके की सवाल भी आप अब कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक सर्कुलर पाथ है, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो A से B मूव करता है और A से B मूव करता है, तो सेंटर पे थीटा एंगल क्रिएट करता है, ये बोला गया है ना। तो आपको पहला सवाल ये बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस जो है A से B जाने पर उन दोनों का रेशियो क्या होगा वो निकालना है। और सेकंड तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने पहले भी 9th क्लास में किया होगा, कि अगर पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले, मतलब A से शुरू करे और वापस A पे आ जाए, तो आपको कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो, है ना। तो ये दो सवाल है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? ये ब्लैक कलर की लाइन जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है। तो A से B में जो एक्चुअल वो चल रहा है, ये आर्क लेंथ, वही तो हमारा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो A से B को जोड़ने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ये ब्लू कलर की है बच्चों, A से B को स्ट्रेट लाइन जोड़ने वाली, ये हमारा क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। A से B स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है बच्चों, वो आपका क्या है? A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो हमें ब्लू कलर की लेंथ और ये ब्लैक कलर की जो आर्क लेंथ है, इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखो, ये आर्क लेंथ तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये आर्क लेंथ L है, और L कैसे निकाल सकते हो बच्चों? आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि जो थीटा होता है अपना, एंगल होता है प्लेन एंगल, वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से ये आर्क लेंथ की वैल्यू तो आ गई, थीटा इंटू आर। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं हम।
फिर जो सेकंड है आपका ये डिस्प्लेसमेंट, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड, ये कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने का, लेकिन एक तरीका है अपना वेक्टर वाला। अगर आपने वेक्टर वाला तरीका याद है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो, अगर आप इसको इनिशियल वेक्टर मान लो और बच्चों इसको फाइनल वेक्टर मान लो, ये आपका आर इनिशियल वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड रेडियस है, और ये फाइनल वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों रेडियस के बराबर है। तो ये जो है ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डी वेक्टर बोलना चाहिए, ये एक्चुअली में है क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड बी पर है। तो ये फाइनल वेक्टर, मतलब बताया था ना मैंने आपको वेक्टर में, हेड माइनस टेल और माइनस इनिशियल वेक्टर। तो आप दो वेक्टर का सब्सट्रैक्ट करते हो और दो वेक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में अगर एंगल थीटा है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों? बराबर है। तो आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता था? 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर विच इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू साइन थीटा बाई 2। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन याद है तो वहां से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना बच्चों? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो वो कितना हो जाएगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आप लिख लो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, वो कितना आ गया बच्चों? 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अपॉन डिस्टेंस के साथ, तो बच्चों ये रेशियो आ जाएगा आपका फर्स्ट जो आंसर है, ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों कितना है? आर्क लेंथ, ये है थीटा आर, तो ये थीटा आर, तो आर और आर कैंसल, तो ये थीटा को 2 को नीचे लिख लिया जाता है, जो ऑप्शन आएगा ना बच्चों, तो ये 2 नीचे रहता है उस ऑप्शन में, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, है ना। ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, इसलिए मैंने 2 को नीचे लिख दिया। तो दिस इज अवर आंसर। अच्छा, कई बार बच्चों को बोलते हैं सर ये वेक्टर से करेगा, और कोई तरीका नहीं था? अगर मान लो उस समय आपको वेक्टर्स नहीं आए तो आप ऐसा कर लो ना भाई, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों, ये कैसा ट्राइंगल है? ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एक परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये आपको पता है आइसोस्केलस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये दोनों को एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और आपका ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना भाई, ये 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर होता क्या है बच्चों? हाइपोटेनिस इनटू साइन थीटा, और ये हाइपोटेनिस ये है OA जो कि रेडियस है। तो ये वाली जो लेंथ है ये आपकी आ जाएगी हाइपोटेनिस, दैट इज आर साइन थीटा, लेकिन थीटा जो है बच्चों इस 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के लिए वो है साइन थीटा बाई 2, थीटा थीटा बाई 2 हो गया। वैसे ये डिस्टेंस भी आप निकाल लो, ये 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेनिस अभी भी रेडियस है और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो गया r इंटू साइन थीटा बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ दो तो AB की लेंथ मिल जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? r साइन थीटा बाई 2 प्लस r साइन थीटा बाई 2, तो 2r साइन थीटा बाई 2। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन वेक्टर से क्या है ना कि बहुत तेजी से निकल आती हैं चीजें, तो ऐसा आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी आप अप्लाई करके उससे आंसर सॉल्व कर पाओ। और दूसरा जो सवाल है बच्चों, सेकंड जो इसका पार्ट है, वो तो बड़ा ही आसान पार्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, मतलब वो ए से चला और वापस बच्चों कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली पता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और इसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, है ना। तो डिस्टेंस भी आप बता सकते हो, तो डिस्टेंस सेकंड पार्ट में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r हो जाता है, तो 2 पाई r है ना। ये सवाल तो आपने 9th वगैरह में भी किया होगा। तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इस पे ध्यान देना था आपको, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आप डिस्प्लेसमेंट दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, ऐसे ट्राइंगल को तोड़ के भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक व्हील है, ये व्हील के स्पोक्स दिए गए हैं और व्हील की रेडियस r है, और ग्राउंड पर जो ये व्हील अभी खड़ा हुआ है
तो ग्राउंड से जो पॉइंट टच हो रहा है व्हील का वो पॉइंट ए है, और आपसे ये बोला है कि अगर व्हील हाफ रेवोल्यूशन करेगा, मतलब व्हील इज डूइंग हाफ रेवोल्यूशन, ये आगे चलेगा, तो व्हील ऐसे चल रहा है बच्चों, है ना, खिसक नहीं रहा है सरफेस पे, उस पे चल रहा है ऐसे, है ना। इसको हालांकि हम बोलेंगे प्योर रोलिंग आगे चल के जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, और ये बड़ा टफ सेक्शन होता है प्योर रोलिंग वाला, है ना। अभी तो आप ऐसा सोचो ये रोल करके आगे आ गया, रोलिंग हाफ रेवोल्यूशन। तो अगर ये व्हील आधा रिवॉल्व कर चुका है तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, ये व्हील रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा, जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये व्हील आगे भी आएगा, जब ये कुछ आगे आ जाएगा इस तरीके से, तो मान लो कि इस 1/4 रेवोल्यूशन हुआ है, तो ये पॉइंट ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रिवॉल्व होगा तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद और 1/4 होगा रिवॉल्यूशन, तो ये ऐसे ऊपर आके कहाँ आ जाएगा बच्चों, टॉप पे आ जाएगा। मतलब हाफ रेवोल्यूशन में ये ए पॉइंट बॉटम से कहाँ आ जाएगा बच्चों, एकदम टॉप पे आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डायरेक्ट लाइन जोड़ दो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अब इसकी लेंथ अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लू कलर की लाइन, तो देखो ये नीचे जो है, नीचे हॉरिजॉन्टल में ये व्हील कितने आगे पहुंचा है, तो ये इस पे रोल कर रहा है, खिसका तो है ही नहीं, तो धीरे 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 एक एक पॉइंट टच हुआ है। मतलब हाफ रेवोल्यूशन में व्हील का जितना पोर्शन टच हो गया ग्राउंड से उतना ही तो आगे निकला है ग्राउंड में, और हाफ रेवोल्यूशन में व्हील का कितना पोर्शन टच हो गया होगा बच्चों, हाफ सरकमफ्रेंस। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करता तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस टच हो जाता, तो हाफ सरकमफ्रेंस अगर टच हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई आर। हाफ रेवोल्यूशन मतलब बच्चों कितना, पाई आर, हाफ सरकमफ्रेंस। और ये वाली दूरी, ये बच्चों रेडियस है, तो ये बॉटम से दूरी, ये रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर मतलब 2r हो गया, 2r। तो अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये वाली लेंथ निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये परपेंडिकुलर 2r है और बेस पाई आर है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों, वो इसका कितना हो गया, देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर इसका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो आर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा बच्चों, यहां से पाई स्क्वायर बचेगा और यहां से 4 बचेगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। अच्छा बच्चों, इसमें टफ सवाल ये होता कि अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके का पाथ होता है ऐसे, अभी बाद में जाके ये समझेंगे जब रोटेशनल मोशन में मैं पढ़ाऊंगा इसको, ये जो पाथ है ये बहुत ही खतरनाक पाथ होता है, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, साइक्लॉइड, इस पाथ का नाम है साइक्लॉइड। जब रोल करता है व्हील तो कोई भी पॉइंट ऐसे साइक्लॉइड पाथ में चलता है, ये बढ़िया कर्व मिलता है, और इसका डिस्टेंस निकालना बहुत ही टफ काम होता है ना। हालांकि मोशन इन प्लेन में जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से 2 डायमेंशन में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज करके जो पार्टिकल कर्व लेता है तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, 2 डायमेंशन में बताया जाएगा। अभी इसको छोड़ दो, इसलिए मैंने यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछा आपसे, मैंने सिर्फ क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे।